अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन सेकेंड सेमेस्टर और बीएसएन फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के केएमयू पास पेपर के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि इस लेक्चर के पार्ट 1 में हमने एमसीक्यूज़ नंबर 38 तक एमसीक्यूज़ को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 39 से और एमसीक्यूज़ नंबर 39 को समझने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ 39 में कहते हैं कि टू एनहांस योर लर्निंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस इज़, कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें आप अपनी जो लर्निंग है उसको आप इन्हांस करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए। और वो प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस राइटिंग और थिंकिंग का होता है। मतलब आप अपनी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में आप क्या करते हैं? लिखते हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या करते हैं? लिखते हैं और उसके बारे में सोच विचार करते हैं कि जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया था तो उससे मैं कितना परसेंट जो है लर्न कर चुका हूँ, कितना परसेंट जो है मैं उससे सीख चुका हूं और मज़ीद मुझे कितना सीखना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम लर्निंग जर्नल कहेंगे, जिसमें हम अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस के हवाले से क्या करते हैं? लिखते हैं, सोच विचार करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, लर्निंग जर्नल जो है इसमें नहीं आता, इसमें मुझे रिफ्लेक्शन जो है ये ठीक आता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है इसमें मुझे ठीक लग रहा है। तो ऑप्शन डी आपके साथ इसमें क्या आएगा? सही आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। सही है। एमसीक्यूज नंबर 40। एमसीक्यूज नंबर 40 में कहते हैं कि अ लर्नर लैक कैपेबिलिटी टू डिटरमाइन cause of error or correct them is associated with which one stage। कहते हैं कि हमारे साथ लर्निंग का वो कौन सा स्टेज है जिसमें लर्नर में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम या जो एरर आई हुई है उसके वजूहात को क्या करे? डिटरमाइन करे, मालूम कर सके और उसको फिर ठीक कर सके। तो उस प्रॉब्लम के काजेज़ को मालूम करने की कैपेबिलिटी का ना होना और उसको फिर ठीक करने की कैपेबिलिटीज़ का ना होना, ये किस स्टेज के साथ जो है एसोसिएटेड है, मुंसलिक है? एसोसिएटिव स्टेज के साथ, कॉग्निटिव स्टेज के साथ, साइकोमोटर स्टेज के साथ या ऑटोनोमस स्टेज के साथ। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव किसे कहते हैं? अगर आपको याद हो तो लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी कॉग्निटिव का वर्ड आ जाए या कॉग्निशन का वर्ड आ जाए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ये मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, थिंकिंग हो गई, हो मेमोराइजिंग हो गई, ठीक है, एनालिसिस हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पास मेंटल एबिलिटीज़ में आती है और इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव कहते हैं। सो जो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, उसके काजेज़ के बारे में अगर हम मालूम नहीं कर सकते या हम मालूम करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते या उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते तो ये हमारे साथ हमारे कॉग्निटिव स्टेज के साथ जो है ये क्या होता है? एसोसिएट होता है। ठीक है, मतलब ये है कि हमारी थिंकिंग, हमारे मेंटल एबिलिटीज़ इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि हम प्रॉब्लम के पीछे जो वजूहात है उसको मालूम कर सके और फिर उसको मालूम करने के बाद उस प्रॉब्लम को हम करेक्ट कर सके, ठीक कर सके। तो इस वजह से ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा? सही आएगा। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 41 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि द लर्निंग स्टेज इन विच अटेंशनल डिमांड्स डिक्रीजेस इज एसोसिएटेड विद, कहते हैं कि हमारे साथ लर्निंग का वो स्टेज जिसमें
अटेंशन या कंसंट्रेशन देने का जो डिमांड होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये कौन सी चीज़ के साथ एसोसिएट करता है? मुंसलिक है कॉग्निटिव के साथ, एसोसिएटिव के साथ, ऑटोनोमस के साथ या साइकोमोटर के साथ। तो इसमें आपके पास क्या आएगा? इसमें आपके पास एसोसिएटिव आएगा। ठीक है, मतलब ये है कि आप उस चीज़ को जो है अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप जो है एक चीज़ को लर्न कर रहे हैं लेकिन लर्न करने के दौरान आप उसको कंसंट्रेशन नहीं दे रहे, तो ये फिर आपके पास क्या आएगी? एसोसिएटिव स्टेज में आएगा। ठीक है, लर्निंग स्टेज का एसोसिएटिव स्टेज है ये। सही है। MCQs 42 में कहते हैं द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी कम इन विच स्टेज ऑफ लर्निंग। कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी जो है ये कौन से स्टेज ऑफ लर्निंग में आती है, मतलब लर्निंग का वो कौन सा स्टेज है जिसमें बंदा जो है बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाता है। प्रोफिशिएंट से मुराद ये है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें काबिलियत आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाता है और वो हर एक प्रैक्टिस को, हर एक टास्क को परफॉर्म करने की काबिलियत फिर रखता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ लर्निंग स्टेज का कौन से स्टेज में आता है? एसोसिएटिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर या ऑटोनोमस। तो MCQs 42 में आपके पास ऑटोनोमस आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास क्या आएगा? सही आएगा। 43 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर। कहते हैं कि मंदरज झेल में से कौन सा ऑप्शन जो है वो एडल्ट लर्नर्स की खसूसियात में नहीं आता। ठीक है, एडल्ट लर्नर्स की खसूसियात में नहीं आता। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन बी हैविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी इम्प्रैक्टिकल, ऑप्शन डी रिलेवेंसी ओरिएंटेड। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें MCQs 43 में आपके पास इम्प्रैक्टिकल आएगा। इम्प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि प्रैक्टिकली ये कोई काम नहीं करते, जो कि आपके पास बिल्कुल गलत है। जो एडल्ट लर्नर होते हैं तो इनका काम सारा प्रैक्टिकली होता है, ये प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करते हुए सीखने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर ये वही चीज़ें सीखते हैं जिनको सीखने की इनको ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर मुझे जो है ड्राइविंग करने का शौक़ है, तो ड्राइविंग करने का शौक़ है मुझे। ठीक है, तो ड्राइव करने के लिए मैं क्या करूँगा? ड्राइविंग करूँगा। ठीक है, गाड़ी चलाने की कोशिश करूँगा। तो अब ये मेरी एक नीड बन चुकी है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकली फिर क्या करूँगा? प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, कार को चलाने की, उसको ड्राइव करने की। तो जो एडल्ट लर्नर होते हैं इनकी खसूसियात में इम्प्रैक्टिकल नहीं आता, बाकी ये हर एक काम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लियर होते हैं और रिलेवेंसी ओरिएंटेड से मुराद ये है कि जो चीज़ इनको सीखने की ज़रूरत होती है ये उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं? सीखते हैं और उसमें दिलचस्पी लेते हैं सीखने के लिए। ठीक है, 44 में कहते हैं अ लर्नर कैन ईजिली फॉरगेट व्हेन समथिंग टू बी लीन्ड एज। कहते हैं कि लर्नर जो है वो आसानी से कोई चीज़ जो है वो क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। ठीक है, व्हेन समथिंग टू बी लीन्ड एज, सीन, heard, done या both A B. A learner can easily forget when something to be leaned as seen, heard, done या all मतलब ऑप्शन डी A and B। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 44 में आपके पास ऑप्शन बी आएगा विच इज़ हर्ड। ठीक है, जब कोई बात सुन लेते हैं तो उसको आसानी से क्या कर लेते हैं? भूल जाते हैं। मतलब खाली सुनने से जो है काम नहीं होगा, बल्कि सुनने के साथ साथ आप लोगों ने चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना होगा। उसको आपने उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप लोगों ने देखनी होगी, तभी आप लोगों को वो चीज़ जो है याद रहेंगी। अगर आप सिर्फ ऑडियो पर बेस करते हैं, ऑडियो को जो है वो सुनते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, MCQs 45 में कहते हैं कि वन हु प्रेफर अदर्स टू गिव लेक्चर्स एंड टॉक इज रेफर टू एज। कहते हैं कि वो लर्नर जो कि प्रेफर करता है, पसंद करता है कि दूसरे लोग क्या करें? लेक्चर्स दे, बात करें, तो इसको क्या कहेंगे? सेंसर कहेंगे, इंट्यूटर कहेंगे, एक्सट्रोवर्ट कहेंगे या एंट्रोवर्ट कहेंगे। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा विच इज़ एंट्रोवर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा। MCQs 46 में कहते हैं
ये एक्सट्रोवर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, कॉम्पिटेंट अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो गए, ठीक है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट हो गई, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट हो गई, फिर कॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो गई, फिर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो गई। ये आपके एग्जाम में इससे लाजमी तौर पर 2-3 MCQs आएंगे, तो इसलिए आप लोगों को ये टर्म जो है ये याद रहने चाहिए, ठीक है, इसका मतलब भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस से क्या मुराद है? अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर एक बातूनी शख्स है जो कि सिर्फ बातें करता है और बाकी उसको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, कोई भी चीज़ उसको नहीं आती, ठीक है, बहुत ज़्यादा मशरूट बना हुआ है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मशरूटी करता है। जब आप उसको कहते हैं कि आपको ये चीज़ आती है तो वो आपको कहता है कि हाँ मुझे तो ये सारी चीज़ें आती है, जबकि हकीकत में उसको कोई भी चीज़ नहीं आती, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंट। अनकॉन्शियस से मुराद ये है कि बेखबर होता है, इनकम्पिटेंट से मुराद ये है कि उसको कोई भी काम नहीं आता। बेखबर होने के साथ साथ वो अनस्किलफुल होता है, ठीक है, मतलब उनके पास कोई भी स्किल नहीं होते। तो सिंपल अल्फाज में जो जाहिल बंदा होता है, जिसको किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे सारी चीज़ें आती है, तो इसको हम अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंट कहते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो है कॉन्शियस इनकम्पिटेंट। कॉन्शियस इनकम्पिटेंट ये वो स्टेज होता है जब जाहिल बंदा आपको कहता है कि मुझे सारी चीज़ें आती है और आप उसको कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप ये चीज़ जो है करके दिखाएं। आप उनको एक टास्क देते हैं या उनसे आप कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन करने के बाद फिर वो जो है ऐसा मुंह लटका के खड़ा होता है और कोई भी बात नहीं करता और आपको कुछ जवाब देने के काबिल नहीं रहता। तो यहाँ पर उस जाहिल को जो है पता चल जाता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ, और वैसे ही मैं जो है चिल्ला रहा था, चीखे लगा रहा था, क्या कहते हैं, छलांगे लगा रहा था कि हाँ मुझे आता है, मुझे आता है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इस स्टेज को हम कॉन्शियस इनकम्पिटेंट कहते हैं। कॉन्शियस से मुराद ये है कि इस स्टेज में उस बंदे को अपने बारे में पता चल जाता है कि वाकई में मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरे पास तो कोई भी स्किल नहीं है, तो इस वजह से इसको कॉन्शियस इनकम्पिटेंट कहते हैं, ठीक है, कि उस बंदे को अपनी नाअहली के बारे में पता चल जाती है। फिर तीसरा जो स्टेज आता है उसको हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंट कहते हैं। कॉन्शियस कॉम्पिटेंट ये वो स्टेज होता है जिसमें वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि यार मुझे तो कोई भी चीज़ नहीं आती, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो इस स्टेज में वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और वो प्रैक्टिस करता है, लगातार प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करता है, और इतना काबिल हो जाता है कि वो फिर हर एक काम को जो है सोच समझ के गौर के साथ जो है वो कर सकता है। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? कॉन्शियस कॉम्पिटेंट कहते हैं, कि वो हर काम को जो है फिर गौर सोच व फिक्र के साथ जो है कर लेता है, उसको करने के काबिल हो जाता है। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो ड्राइविंग सीखने के लिए आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते रहते हैं, और फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें आप लोग जो है ड्राइविंग करना सीख जाते हैं। लेकिन वो ड्राइविंग भी जब आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा रोड के इस साइड उस साइड को देखते हैं, गियर लगाते वक्त बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंट। फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है उसको हम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट कहते हैं। मतलब ये है कि आप गाड़ी चलाने में मास्टर हो जाते हैं और फिर आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप सीधा चाबी को घुमाते हैं, स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके पास अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो गया। अच्छा जी, MCQs के हवाले से ये बात भी याद रखें कि जो अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंट होता है तो उसमें जाहिल बंदे की जो मोटिवेशन लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उसको अपने बारे में पता नहीं होता, ठीक है, कि मैं जाहिल हूँ। तो इस वजह से वो सबको कहता है कि मुझे हर एक चीज़ आती है, सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ जब तक उनसे कोई पूछ ना ले, ठीक है। तो इसलिए इसका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है।
फिर इसके बाद आता है कॉन्शियस इनकम्पिटेंट। कॉन्शियस इनकम्पिटेंट में जो मोटिवेशन लेवल होती है वो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जाहिल को पता लग जाती है कि यार मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, कोई भी काम करने के काबिल नहीं हूँ, तो वो फिर सामने नहीं आता, वो फिर आगे नहीं आने की कोशिश नहीं करता, तो मोटिवेशन लेवल उसकी डाउन हो जाती है। फिर जो तीसरी स्टेज है जिसको हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंट कहते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा लर्निंग कौन सी स्टेज में होती है? सबसे ज़्यादा लर्निंग जो है कॉन्शियस कॉम्पिटेंट स्टेज में होती है। ठीक है, ये वो सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि कल के पेपर में आप लोगों के MCQs में आए हुए हैं, तो इसलिए इसको आप अपने साथ याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो कॉन्शियस कॉम्पिटेंट में सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है, कॉन्शियस कॉम्पिटेंट स्टेज में सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है, और इसमें मोटिवेशन लेवल जो है वो दोबारा से बहाल हो जाती है, दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें बंदा काबिल हो जाता है काम को करने के। और जो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट है, इसमें ये वो स्टेज होता है जिसमें बंदा जो है मास्टरी लेवल तक पहुंच जाता है, मास्टरिंग लेवल को हासिल कर लेता है, मास्टर बन जाता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का, और इसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो क्या होती है? हाई होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने सोचा आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लूँ, कल वाले एग्जाम में आपके MCQs में आए हुए होंगे। 46 MCQs की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन, a nurse says, I am going to plan to how to control nosocomial infection from now onward. Which one level या layer of reflection does it reveal? कहते हैं कि आफ्टर एसेसिंग द सिचुएशन, एक नर्स है जिन्होंने एक सिचुएशन को क्या किया? एसेस किया, उसकी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद फिर उस नर्स ने कहा कि मैं जा रही हूँ और एक प्रॉपर प्लानिंग करती हूँ कि कैसे मैंने अब ये नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन को कंट्रोल में करना है आपके बाद। ठीक है, मतलब अभी से कैसे मैं इन नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन क्या होते हैं? ये वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि हमें हॉस्पिटल से लगते हैं। आप हॉस्पिटल हाल गए हो, लेकिन जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो आपको बीमारी हो चुकी होती है, तो इसको हम नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ रिफ्लेक्शन के कौन से लेवल में आता है? ठीक है, जिसमें आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद फिर आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। तो ये आपके पास जो स्टेज में आता है रिफ्लेक्शन के, तो MCQs 46 में करेक्ट ऑप्शन डी आएगा। ये हमारे साथ रिफ्लेक्शन के 4 स्टेज में आता है। ठीक है, MCQs 47. One of the following concept of learning is closely related with how to develop objective. कहते हैं कि लर्निंग के मंदरजा झेल कंसेप्ट में से वो कौन सा कंसेप्ट है जो कि क्लोजली रिलेटेड है कि हमें कैसे ऑब्जेक्टिव डेवलप करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट के हवाले से जो कंसेप्ट है या जो मॉडल है मंदरजा झेल ऑप्शन में से वो कौन सा मॉडल है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन सी आएगा, विच इज़ ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो कि डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के हवाले से क्या करती है? डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। 48 में कहते हैं द वर्ब एनुमरेट्स enumerate 4 causes of bed sores is related with which domain? ठीक है, कहते हैं हमारे साथ जो वर्ब enumerate है, तो ये वर्ब enumerate जो है ये कौन से डोमेन के साथ ताल्लुक़ रखती है? जैसे कि enumerate 4 causes of bed sore, बेड सोर के होने के 4 वजूहात जो है वो बताए। तो मतलब यह है कि ये कौन से डोमेन के साथ ताल्लुक़ रखती है? कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव या डिफेक्टिव? तो करेक्ट ऑप्शन 48 में आपके पास ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव। MCQs 49. The action verb enlist is pertaining to which one level of learning? कहते हैं हमारे साथ जो एक्शन वर्ब enlist है, ठीक है, enlist मतलब कि आप दर्ज कीजिए, लिस्ट बनाइए, तो ये हमारे साथ लेवल ऑफ लर्निंग के कौन से लेवल में आता है? ठीक है, अप्लाइंग, रिमेंबरिंग, एनालाइजिंग या अंडरस्टैंडिंग? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 49 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ रिमेंबरिंग। ठीक है, एनलिस्ट मतलब याद दहानी कराइए,
याद दहानी कराइए या आप लिस्ट बनाइए, तो ये हमारे साथ कौन से लेवल में आएगा, रिमेंबरिंग में। 50 इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट टेक्टाइल लर्नर प्रेफर, कहते हैं कि टेक्टाइल लर्नर किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। टेक्टाइल लर्नर क्या है, मतलब जो कि चीज़ों को टच करते हैं, ठीक है, चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सो टेक्टाइल लर्नर जो है वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, रोल प्ले को, इमेजेस को, पिक्चर्स को या रीडिंग अलाउड को। तो टेक्टाइल लर्नर जो है वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, टेक्टाइल लर्नर रोल प्ले को प्रेफर करते हैं कि आप कोई चीज़ उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करेंगे। 51 में कहते हैं टाइप ऑफ डिस्कशन वेयर अ ग्रुप ऑफ 6 to 8 क्वालिफाइड एक्सपर्ट डिस्कस अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस इज कॉल्ड, कहते हैं कि डिस्कशन की वो किस्म जिसमें 6 से लेकर 8 लोगों पर मुश्तमिल क्वालिफाइड एक्सपर्ट का एक ग्रुप बना होता है और वो क्या करते हैं, ऑडियंस के सामने एक टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं। इस तरह की डिस्कशन क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 51 में, तो इसको हम पैनल डिस्कशन कहते हैं, ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन, मंदरज झेल में से कौन सा जो है टू वे कम्युनिकेशन में नहीं आता, ट्यूटोरियल, लेक्चर्स, पैनल डिस्कशन या ग्रुप डिस्कशन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 52 में आपके पास लेक्चर्स जो है ये टू वे कम्युनिकेशन में नहीं आता, क्योंकि मैं अब यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड या कोई फीडबैक जो है वो नहीं आ रही, तो यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। तो लेक्चर ये आपके पास क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। MCQs 53 To increase awareness of rural population towards small family norms, the best method is, कहते हैं कि जो देहाती इलाके हैं, ठीक है, जो देहाती इलाके हैं या जो देहाती इलाकों में जो आबादी है उनको स्मॉल फैमिली के जो कानून है, ठीक है, तौर तरीके हैं, उसके हवाले से अवेयरनेस उनमें उजागर करने के लिए हमें कौन सा मेथड जो है यूज़ करना चाहिए या कौन सा मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उनको एक फ़िल्म दिखाई जाए या एक रोल जो है उनको प्ले की जाए या चार्ट एंड एग्जिबिट किया जाए या टेलीविज़न किया जाए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 53 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ रोल प्लेइंग। MCQs 54 जो है यहाँ पर नीचे बहुत डाउन गया है, तो इस वजह से मिस है, तो 55 की तरफ आ जाते हैं। Which of the following is not a characteristic of critical thinker, मंदरज झेल में से कौन सा जो है क्रिटिकल थिंकर की खसूसियात में नहीं आता, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, क्यूरेटिव या फ्लेक्सिबल। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 55 में आपके पास ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ प्रोएक्टिव जो है ये क्रिटिकल थिंकर के करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। 56 द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन विच या व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल इन इज दिस, कहते हैं कि द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, मतलब यह है कि वो स्टेट जिसमें, वो कंडीशन जिसमें आप पहली दफ़ा पहली मर्तबा पर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन जो है क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे साथ लर्निंग प्रिंसिपल की कौन सी किस्म है, ठीक है, प्राइमेसी, इंटेंसिटी, रिसेंसी या इफेक्ट, ठीक है, प्राइमेसी, इंटेंसी, रिसेंसी या इफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 56 में आपके पास जो आएगा तो वो क्या आएगा, वो प्राइमेसी आएगा, ऑप्शन ए आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। MCQs 57 द थिंग्स मोस्ट रिसेंटली लर्न आर बेस्ट रिमेंबर रेफर टू एज, वो चीज़ें जो कि रिसेंटली आपने उसको क्या किया होता है, लर्न किया होता है और वो आपको क्या होते हैं, याद रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज, प्राइमेसी, रिक्वायरमेंट या रिसेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन 57 में आपके पास ऑप्शन डी आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिसेंसी कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी।
58. You are encouraged and appreciated by your class fellows as a result of giving presentation on the topic. This is कहते हैं कि आपके जो क्लास फेलो है वो आपको इनकरेज भी कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक टॉपिक पर जो है प्रेजेंटेशन दी है जिसकी वजह से आपको इनकरेज अप्रिशिएशन मिल रही है। तो ये क्या है? मॉनेटरी इंसेंटिव है, सोशल इंसेंटिव है, रिवार्ड इंसेंटिव है या टेंजिबल इंसेंटिव है? तो करेक्ट ऑप्शन 58 में आपके पास ये क्या आएगा? ये सोशल इंसेंटिव आएगा, ऑप्शन बी। 59. विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग? खुद से लर्निंग के लिए अपने आप को इनकरेज करने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर, ऑब्जर्वेशन या टास्क? मतलब किस मेथड के ज़रिए आप खुद से जो है लर्निंग कर सकते हैं या सेल्फ लर्निंग को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर, ऑब्जर्वेशन या टास्क? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन आएंगी, ठीक है, ऑप्शन सी। 60 में कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय। मेंटल डेवलपमेंट किस चीज़ के ज़रिए रिफ्लेक्ट होती है? एक्सटर्नल, इंटरनल ऑर्गन, रीजनिंग एंड थिंकिंग, मोरल डिमॉन्स्ट्रेशन या इमोशनल मैच्योरिटी? तो करेक्ट ऑप्शन 60 में आपके पास रीजनिंग एंड थिंकिंग के ज़रिए आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो क्या होती है? आप चीज़ों पर लोगों के साथ बहस मुबाहिसा करते हैं, उस पर आप सोच विचार करते हैं, तो इससे आपकी जो मेंटल ग्रोथ डेवलपमेंट है वो होती है। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन? अच्छा जी, यंग चिल्ड्रन के लिए किस किस्म की मोटिवेशन जो है वो एप्लीकेबल होती है जिसके ज़रिए हम उनको मोटिवेटेड रख सकते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक, अचीवमेंट मोटिवेशन या ग्रोथ मोटिवेशन? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आएंगी, ठीक है, ऑप्शन बी। 62 में कहते हैं इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। बचपने में जो लोगों के बिहेवियर होते हैं, ठीक है, या बच्चों के जो बिहेवियर होते हैं वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं? कम्युनिटी से, स्कूल से, पीयर ग्रुप से या फैमिली से? तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 62 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। फैमिली के ज़रिए बच्चों की जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादातर टाइम अपने फैमिली के साथ गुजारते हैं। 63. The response defined as a result of training is called. ट्रेनिंग के बाद आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं, अनकंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं या कंडीशन कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास 63 में जो आता है वो क्या है? ऑप्शन सी है, विच इज़ कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। 64. I can retain the new information best when I am told, show, involve या submissive? कहते हैं कि मैं न्यू इंफॉर्मेशन को तभी अपने साथ रिमेंबर रख सकता हूँ जब मैं क्या हूँ? उसमें इन्वॉल्व हो। तो MCQ 64 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा। जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई नॉलेज जो है वो गेन करते हैं जो कि आपको फिर याद रहती है क्योंकि आपने उसको खुद परफॉर्म किया होता है। 65. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफ्लेक्ट द एक्ट ऑफ सेल्फ एजुकेशन? मंदरजा झेल में से कौन सा टर्म जो है वो सेल्फ एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसको जाहिर करता है, उसकी इस नुमाइंदगी कर रहा है? सो एंड्रागोजी जो है ये आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा। पीडागोजी जो कि बच्चे होते हैं जिनको टीचर्स की ज़रूरत होती है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। एंड्रागोजी ये एडल्ट लर्नर्स को कहते हैं जिनको ज़्यादातर खुद से सीखने का शौक़ होता है, खुद से डिसीजन लेने का शौक़ होता है और ये ज़्यादा टीचर्स या लेक्चरर्स पर डिपेंड नहीं करता या दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास MCQ 65 में क्या आएगा? सेल्फ एजुकेशन के हवाले से MCQ 65 में क्या आएगा? ऑटोडाइडेक्टिज्म भी इसमें आता है और एंड्रागोजी भी इसमें आता है। तो आप जो है इसको ऑटोडाइडेक्टिज्म भी कर सकते हैं। तो एंड्रागोजी को आप क्या करें? क्रॉस करें, ठीक है। MCQ 66. A student faces problem repeatedly to grasp concept.
विच टूल डू यू नीड टू यूज़। कहते हैं एक स्टूडेंट जो है वो मुसलसल एक कंसेप्ट के हवाले से जो है प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उस कंसेप्ट पर वो अबूर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सा टूल जो है आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। हेल्प बिलीव मॉडल, रिफ्लेक्टिव लर्निंग मॉडल, लर्निंग नीड असेसमेंट या लेसन प्लान फॉर्मेट। तो करेक्ट ऑप्शन 66 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा, लेसन लर्निंग नीड असेसमेंट, जिसमें आप अपने स्टूडेंट की जो नीड है उसको आप पहले असेस करेंगे कि स्टूडेंट को किन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है और क्या क्या कैसे इनको सीखने की ज़रूरत है। 67 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर या की टू लर्निंग इज़। लर्निंग के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर या की है वो क्या चीज़ है। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, बिहेवियरल चेंजेस या एटीट्यूड। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, ऑप्शन बी। 68 द इन्फेंसी स्टेज ऑफ लर्निंग कंसिस्ट ऑफ। लर्निंग का जो इन्फेंसी स्टेज होता है ये कब से स्टार्ट होता है, कब तक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन 68 में आपके पास ऑप्शन बी आएगा, मतलब बर्थ से लेकर 18 महीनों तक, ठीक है, 18 मंथ ऑफ एज तक। 69 में कहते हैं प्री स्कूलर एज या प्री स्कूलर स्टेज ऑफ लर्निंग कंसिस्ट ऑफ। प्री स्कूलर स्टेज जो है ये कितने टाइम पर मुश्तमिल होता है, कितने ड्यूरेशन पर मुश्तमिल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन 69 में आपके पास ऑप्शन डी आएगा, विच इज़ 3 to 5 ईयर। 3 साल से लेकर 5 साल तक का जो ड्यूरेशन होता है इसको हम प्री स्कूलर स्टेज कहते हैं। 70 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। इंटीमेसी और आइसोलेशन जो है ये हमारे साथ किस एज ग्रुप की खसूसियात में आता है। इन्फेंट, प्री स्कूलर, यंग एडल्ट या एडोलेसेंट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी आएगा, यंग एडल्ट के खसूसियात में आता है। इंटीमेसी मतलब दूसरे लोगों के लिए उनमें जज्बात, इमोशन पैदा होना, या कुछ लोग जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपके पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर और BSN 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल की KMU पास पेपर्स के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ चैनल को हर हाल में ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी चैनल से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।